Hello and welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.17 from Irodo hit list series. इस प्रॉब्लम के अंदर हमें दे रखा है कि फ्रॉम पॉइंट ए लोकेटेड ऑन हाईवे फिगर जो 1.2 हमें दिखा रखा है इसके अंदर वन हैज़ टू गेट बाय कार एज सुन एज पॉसिबल टू पॉइंट बी। ए से चल करके उसको एज सुन एज यानी जितनी जल्दी हो सके बी पर पहुंचना है। ठीक है, फास्ट शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर, जल्दी से जल्दी मतलब ये होता है शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर उसको ए से बी तक पहुंचना है। अब बोल रखा है कि बी जो है वो पॉइंट जो है लोकेटेड इन ए फील्ड यानी एक खेत के अंदर या फिर एक ऐसे मान लो खाली ज़मीन के अंदर ऐसा लोकेटेड है, वहाँ पर सीधे डायरेक्ट कोई रोड नहीं है। ठीक है ना, ऐसी कुछ जगह पर वो डिस्टेंस एल पर, इस हाईवे से एल डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल पर वो वहाँ पर लोकेटेड है पॉइंट बी। और इट इज़ नोन दैट द कार मूव्स इन द फील्ड नीटा टाइम्स स्लोअर देन द हाईवे। यानी इस फील्ड में, यानी ये जो खाली ज़मीन है इसके अंदर जो कार है वो अगर इस हाईवे पर अगर वी स्पीड से दौड़ती है तो उसका नीटा टाइम्स, यानी कि वो कुछ ये नीटा हो सकता है लेस देन 1 हो, तो उससे इस फ्रैक्शन के हिसाब से उतना कम स्पीड से वो दौड़ पाती है। समझ में आ गई बात? तो इतना टाइम्स डायरेक्टली इसका मल्टीप्लिकेशन, अगर यहाँ पर वी स्पीड से दौड़ती है तो नीटा वी से यहाँ पर दौड़ पाती है ना। तो अगर बी पर शॉर्टेस्ट टाइम में पहुँचना है तो पूछा कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डी, इस डी पॉइंट से जो कि बी से परपेंडिकुलर डालने पर हाईवे पर ये पॉइंट डी आता है, इस डी से कितना डिस्टेंस पहले उसको मुड़ जाना चाहिए बी पर पहुंचने के लिए। समझ में आ गई बात? और इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। हम इसको दो मेथड से करेंगे। पहला तो वही कन्वेंशनल मेथड, वही जो अपन कैलकुलस यूज करके करेंगे, ठीक है, और ज्योमेट्री यूज करके। सेकंड मेथड होगा जैसे लाइट अपना जो पाथ ट्रेवल करती है वो शॉर्टेस्ट टाइम वाला ही चूज करती है हमेशा। लाइट हमेशा कोई भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो टाइम पाथ चूज करती है वो हमेशा शॉर्टेस्ट टाइम वाला ही चूज करती है। तो उसकी प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। ठीक है, और करने में बहुत मजा आएगा और बहुत छोटा सा मेथड है, तुरंत आंसर देगा तुम्हें, बस उसको समझने की देरी है। ठीक है, तो पहले कन्वेंशनल मेथड से कर लेते हैं, जैसे काइनेमेटिक्स या फिर अपन कैलकुलेटर यूज करके अपन इसको करेंगे। तो सिचुएशन में हमें ये दे रखा है कि हम इस डी पॉइंट से मान लो कि डिस्टेंस एक्स पहले पहले ए पॉइंट से चलते हुए आए कुछ, और हमें लगा कि अब सी पॉइंट पर मुड़ जाना चाहिए बी की तरफ, और ये वाला टाइम और ये वाला टाइम मिल करके जो टोटल टाइम बना वो किसी भी और टाइम से शॉर्टेस्ट टाइम हमने मान लिया, क्योंकि पूछा है कि डी पॉइंट से कितना पहले तुम्हें मुड़ना पड़ेगा बी की तरफ। तो हम डी से मान लो डिस्टेंस एक्स पहले मुड़ गए और ए से डी तक का ये डिस्टेंस डी है। ठीक है, ये डिस्टेंस डी सेम कांस्टेंट होगा भाई, किस पॉइंट से चलोगे वो पॉइंट से डी पॉइंट की डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी ना, वो तो बदलने से रही। लेकिन हाँ, किस पॉइंट पे तुम मुड़ोगे वो एक्स तुम्हें निकालना है, वो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये स्पीड है इसकी नीटा टाइम्स स्लो हो जाती है ना। नीटा टाइम्स स्लो हो जाती है यानी कि जैसे 2 टाइम्स स्लो हो गई तो हम क्या बोलेंगे, v/2 होगी। 3 टाइम्स स्लो हो गई मतलब कि v/3 होगी। तो वैसे बोला क्वेश्चन में कि नीटा टाइम्स स्लो हो जाती है, तो हम बोलेंगे स्पीड जो यहाँ पर v थी हाईवे पर वो यहाँ पर v/n हो गई या फिर नीटा टाइम्स हो गई, v/नीटा टाइम्स हो गई। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी बची, d-x, और यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस क्योंकि ये l दे रखा है तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। तो सी भी जो डिस्टेंस है स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो ए से बी तक पहुँचने में जो टाइम बताइए, यहाँ से यहाँ तक का टाइम प्लस यहाँ से यहाँ तक का टाइम हम कर देंगे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड से टाइम आ जाएगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है तो पहले सीधा यहाँ से यहाँ जाए और फिर यहाँ से आए, कि यहाँ पर तो तेज चल ही रहा है ना, तो पहले पूरा तेज चले और फिर v/नीटा टाइम से यहाँ तक आ जाए। लेकिन उसके लिए उसको पाथ ज़्यादा लंबा चूज करना पड़ेगा, ज़्यादा पाथ में वैसे ज़्यादा लंबे पाथ में वैसे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सीधा यहाँ से यहाँ तक भी नहीं आ सकता, क्योंकि सीधा यहाँ से आएगा तो फिर पूरे, हाँ पाथ की लेंथ तो छोटी हो गई लेकिन पूरे में ही स्पीड बहुत कम है v/नीटा टाइम्स, तो उसमें टाइम वैसे ज़्यादा लग जाएगा। तो कोई ना कोई ऑप्टिमम पॉइंट होगा जहाँ से कुछ हिस्सा ये इस स्पीड चलेगा और कुछ हिस्सा v/n की स्पीड चले और टोटल टाइम मिनिमम आए। तो वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ए से सी तक का जो टाइम लगेगा वो ए सी अपॉन में वहाँ की स्पीड v है, फिर सी से बी तक का जो टाइम लगेगा सी बी डिस्टेंस अपॉन में वहाँ की स्पीड v/नीटा है। तो इसको लिख देंगे वी ए सी बाई वी प्लस नीटा टाइम सी बी बाई वी। ए सी तो बन जाएगा तुम्हारा d-x, टोटल डी में से ये x माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा d-x, और ये तो है ही तुम्हारे पास स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो d-x अपॉन में v प्लस ये x नहीं, ये नीटा है। क्या है ये नीटा है, और स्क्वायर रूट में एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई वी, ये नीटा वाला n है। ठीक है,
अगर टाइम मिनिमम होना चाहिए, टाइम एज फंक्शन ऑफ एक्स आ गया, अलग अलग एक्स के लिए अलग अलग टाइम, यानी अलग अलग पॉइंट जो तुम चूज करोगे बी पर मुड़ने का उसके लिए अलग अलग टाइम निकल के आएगा। यहाँ से सीधा जीरो से निकलोगे तो अलग, यहाँ से मुड़ोगे तो अलग, यहाँ से अलग, यहाँ से अलग, यहाँ से अलग, यहाँ से अलग और यहाँ से अलग। जिस तरफ जिस पॉइंट से तुम बी की तरफ मुड़ोगे उसके लिए अलग अलग एक्स के लिए अलग अलग टाइम निकल के आएगा। तो मिनिमम टी के लिए, टी क्योंकि डिपेंडेंट होना एक्स पर, तो टी की मिनिमम वैल्यू पर टी और एक्स का जो ग्राफ बनाएंगे उसके अंदर जो एक्स की वो वैल्यू जहाँ पर टी मिनिमम हो उसके लिए डी टी बाई डी एक्स जीरो होगा, डी टी बाई डी एक्स जीरो होगा, टी एक्स ग्राफ का स्लोप जीरो होगा, मैक्सिमम मिनिमम वाला कंसेप्ट। तो डी टी बाई डी एक्स को जीरो करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन बाई वी तो कॉन्स्टेंट ही है, डी माइनस एक्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी का तो फिर से कॉन्स्टेंट जीरो माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन, प्लस यहाँ पर नीटा और वी दोनों कांस्टेंट है तो नीटा अपॉन में वी कांस्टेंट बाहर आ गया, और इस रूट एक्स की तरह एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये रूट एक्स की तरह डिफरेंस होगा तो वन बाई टू रूट एक्स, तो वन अपॉन में टू रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन टू में अंदर एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जीरो प्लस एक्स स्क्वायर का टू एक्स और एक्स का वन इज इक्वल टू जीरो, ये डिफरेंशिएशन जीरो होगा। यहाँ से एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेकर के इसको डिनोमिनेटर को इधर की तरफ जीरो में भेज देंगे, कैलकुलेशन करेंगे, सिंपल सी कैलकुलेशन तुम देख सकते हो, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा एक एक स्टेप बता करके। तो यहाँ से नीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये नीटा है ना, एक्स एक्स, तो ये तुम्हारा ये नीटा स्क्वायर माइनस नीटा स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो सॉरी, ये एक्स और नीटा तुम्हें एक जैसा दिख रहा होगा, बट नीटा में मैंने इसको थोड़ा सा लेंथी बना रखा है जो बाद में जो लाइन होती है उसके लिए। तो नीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बना, उसमें से इसको इधर की तरफ ले आए, किसको, इस एक्स स्क्वायर को, और दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया नीटा स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू एल स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू निकल के आ गई एल अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ नीटा स्क्वायर माइनस वन। समझ में आ गई बात, ये एक्स निकल के आ गया। इतनी देर पहले अगर तुम डी पॉइंट से मुड़ जाओगे, जो भी नीटा की वैल्यू होगी उस पर डिपेंड करेगा कि तुम उससे 2 गुना स्लो चलते हो फील्ड के अंदर के 3 गुना स्लो चलते हो, उसके हिसाब से नीट एक्स की अलग अलग वैल्यू जाएंगी। ठीक है, अभी मेथड 2 पे आते हैं ना। मेथड 2 इंटरेस्टिंग सा मेथड है। हम क्या कर रहे हैं कि भाई तुम किसी जनरल पॉइंट पर बैंड हो रहे हो बी पॉइंट की तरफ, ये इसी तरीके से जैसे लाइट पैरेलल ट्रेवल करती हुई आती और फिर इस इंटरफेस में एंटर करती और फिर बी पॉइंट पर पहुंचती। रिवर्सिबिलिटी यानी कि यहाँ से ऐसे चलें और रिफ्रैक्शन के बाद में सरफेस के पैरेलल लाइट हो जाए, एक ही बात है। लाइट यहाँ से इस पॉइंट तक आने के लिए ये पाथ चूज कर रही है, तो यहाँ से वापस जाते समय भी यही पाथ चूज करेगी क्योंकि यही पाथ था शॉर्टेस्ट टाइम का ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में। लाइट हमेशा शॉर्टेस्ट टाइम में ट्रेवल करने का पाथ चूज करती है। समझ में आ गई बात। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ, सिंस ऐसा क्यों कर पा रहे हैं हम, सिंस लाइट चूजेस पाथ दैट टेक्स शॉर्टेस्ट टाइम बिटवीन टू पॉइंट्स, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स पर जाने के लिए लाइट हमेशा शॉर्टेस्ट टाइम वाला पाथ चूज करती है। अगर मैं लेजर लाइट मान लो यहाँ से मारता तो वो इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए किसी न किसी एंगल पर मारता तो नियरली 90 डिग्री होता वो, है ना, ऐसे ऐसे मारता तभी वो रिफ्रैक्शन होकर के इधर जा पाती है। अगर तुमने रिफ्रैक्शन थोड़ा बहुत ही पढ़ रखा है 10th 9th क्लास में, या फिर अगर तुमने 12th क्लास में पढ़ लिया तो और ही बेटर, तुम्हें अच्छे समझ में आएगा ये मेथड। तो थोड़े से भी एंगल पर अगर आएगी 90 से थोड़ा सा भी कम एंगल पर आएगी तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, तो नियरली 90 डिग्री पर आती है तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। समझ में आ रही बात, कि किसी एक तरफ से इंसिडेंट हो और दूसरी तरफ 90 डिग्री पर नॉर्मल के साथ में सरफेस के पैरेलल रिफ्रैक्ट हो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर क्रिटिकल एंगल बनता है। या फिर क्रिटिकल एंगल पर दूसरी तरफ से आएगी तो एंगल, सॉरी 90 डिग्री पर दूसरी तरफ से इंसिडेंट हो रही है तो क्रिटिकल एंगल पर रिफ्रैक्ट होगी दूसरी साइड। ठीक है, खैर वो तो डिटेलिंग ना भी पता हो तो भी चल जाएगा काम, बस ये होना चाहिए कि जब लाइट इंसिडेंट होती है तो नॉर्मल के साथ में जो एंगल पहले बनता है इंसिडेंस एंगल, फिर बाद में जो दूसरी तरफ बनता है वो रिफ्रैक्शन एंगल। और ये जो स्नेल्स लॉ बनता है, स्नेल्स लॉ क्या बनता है, म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर, ये बनता है। मैं इसको प्रूव करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे बना। ये जो लॉ लिखा हुआ है साइन थीटा वन बाई वी वन और साइन थीटा टू बाई वी टू, एक्चुअल में तो पहले तो यही प्रूव होके आता है, इसी से हम म्यू वन साइन आई और म्यू टू साइन आर पर जाते हैं। थीटा वन को तो आई बोल देते हैं, थीटा टू को हम आर बोल देते हैं, और म्यू वन और म्यू टू हम लिख देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का, क्योंकि जो म्यू वन है, म्यू वन को क्या लिख सकते हैं, म्यू जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम V1 बोल दूं अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम C, ये होता है। समझ में आ गई बात। तो स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम
उसका जो रेशियो होता है उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं कि भाई इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है। समझ में आ गई बात? तो अब हम क्या बोलेंगे कि भाई देखो ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये होता है ना? तभी मैं सोचू ये क्या, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि हम बोलते हैं कि किसी भी मीडियम में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो तो उस मीडियम में उसकी स्पीड जो बन जाएगी वो वहाँ का सी अपॉन में म्यू बन जाएगी। इस तरीके से लिखते हैं अपन। तो म्यू को क्या लिख सकते हैं, सी बाई वी वन। तो सी बाई वी वन साइन आई, और दूसरे मीडियम में सी बाई वहाँ की स्पीड वी टू इंटू साइन आर, लाइट की स्पीड। तो सी से सी तो कट जाएगा ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो दोनों जगह सेम रहेगी। तो साइन आई बाई वी वन और साइन आर बाई वी टू, यही बनता है। तो वही रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला यहाँ पर स्नेल सो लगा रहे हैं कि साइन थीटा वन पहले मीडियम में नॉर्मल के साथ में एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन में वहाँ पे चलने की स्पीड वी वन इक्वल टू दूसरे मीडियम में नॉर्मल के साथ एंगल साइन थीटा टू अपॉन में वहाँ पर चलने की स्पीड वी टू। समझ में आ गई बात? ये स्नेल्स लॉ हमने यूज किया है काइनेमेटिक्स के अंदर, और यहीं से कैलकुलेशन होकर के लाइट के लिए भी स्नेल्स लॉ यहीं से डिराइव होता है। ठीक है, तो ये साइन 90 थीटा वन जो था तुम्हारा 90 डिग्री पर इंसिडेंट हुआ, ये थीटा में पता ही नहीं है। अगर ये पता हो तो एक्स आई जाए, तो वो तो हमें निकालना ही है, पर्पज हमारा वही है। तो साइन 90 इंटू सॉरी साइन 90 अपॉन में यहाँ की स्पीड v है इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में यहाँ की स्पीड कितनी है, वी बाई नीटा। ठीक है, यहाँ से जब सोल्व करा तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई, यहाँ से साइन 90 1 बन जाएगा, और v से ये v कट जाएगा, और ये 1 बाई नीटा इधर की तरफ चला जाएगा, तो साइन थीटा 1 बाई नीटा निकल के आ जाएगा। साइन थीटा अगर 1 बाई नीटा है तो टेन थीटा 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ नीटा स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, क्योंकि ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो 1 ऐसे कैसे नीचे आएगा, बेस टेन थीटा में बेस आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ नीटा स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ से देखो इस टेन थीटा से सीधा एक्स अपॉन में एल लिखा जा सकता है। इस वाले ट्राइंगल में टेन थीटा को लिखा जा सकता है एक्स अपॉन में एल, टेन थीटा को लिख दिया एक्स अपॉन में एल, यहाँ से एक्स निकल के आ जाएगा, एल उधर चला जाएगा, एल अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ नीटा स्क्वायर माइनस 1। समझ में आ गई बात? तो थोड़ा इंटरेस्टिंग मेथड था। अगर तुमने थोड़ा सा भी इसमें दिमाग लगाया तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो आगे से तुम्हें आएंगी, किसी एंगल पर भी अगर किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर चलना हो, कि मान लो ये पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर है, इस मीडियम में अलग स्पीड, इस मीडियम में अलग स्पीड है, तो कहाँ पर उसको रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा, तो हम वो पाथ चूज कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन का लो वहाँ पर वैलिड होना चाहिए, वहाँ से एक्स और डी माइनस एक्स ये दोनों निकल के आ जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो यार आई होप कि ये मेथड तुम्हें अच्छा लगा होगा। ठीक है, और ऐसे इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जहाँ पे तुम्हें सारी क्लासेस के अपडेट्स वगैरह, सारे रेगुलर वीडियोस की अपडेट्स वगैरह मिलती रहती है। और डिस्क्रिप्शन में तुम्हें टेलीग्राम डाउट ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, जहाँ पर तुम पर्सनली मुझसे डाउट डिस्कस कर सकते हो। ऑलरेडी वहाँ पे खूब सारे बच्चे, 400 450 बच्चे अभी भी इस फिलहाल हैं, और वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। तो वो सारे अपना डाउट्स डायरेक्टली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं डेली उस पर लाइव ऑडियो डिस्कशन करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ में, तो वो जाके ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस के साथ में, तब तक के लिए बाय।